मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन सवेरा अभियान के तहत खालापार पुलिस ने नशीली दवाइयों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 22 कार्टून में भरे कुल 4,72,800 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई सहारनपुर रेंज में चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर अभियान के तहत की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में खालापार पुलिस ने मीनाक्षी चौक पर चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार 2 युवकों को रोका। तलाशी में उनके पास से प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद हुए। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि उनके अन्य साथी नई मंडी थाना क्षेत्र के गांधी नगर स्थित एक मकान में बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयों का स्टॉक रखते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बरामद कैप्सूल से ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड और डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड साल्ट से निर्मित हैं, जिनका इस्तेमाल नशे के रूप में किया जाता है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे लंबे समय से ब्लैक मार्केट में प्रतिबंधित कैप्सूल खरीदकर अलग अलग स्थानों पर ऊंचे दामों में सप्लाई करते थे। पुलिस ने मामले में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इस गिरोह का मुख्य सप्लायर अश्वनी शर्मा फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। देखिए, DIG सहारनपुर रेंज सर द्वारा एक ऑपरेशन सवेरा चलाया जाता है, जिसमें कि अवैध नशे के कारोबार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के हमें निर्देश दिए गए हैं। इसी निर्देशों के अनुपालन के क्रम में SSP मुजफ्फरनगर महोदय के निर्देशन में और ASP साहब के टीम के नेतृत्व में SHO बबलू ने अपनी टीम के साथ मिलकर थाना खालापार पर एक बड़ी कार्रवाई अवैध नशे के खिलाफ सुनिश्चित की है, जिसमें कि आज हमने 4,72,800 कैप्सूल जो कि स्मार्टमोर कंपनी के हैं, जो कि ट्रामाडोल सॉल्ट से प्रोमिनेंट जिसमें सॉल्ट होता है, इसके हमने 4,72,800 कैप्सूल सीज किए हैं, जिनका जो वेट है वो 266 किलो है और जिसकी अनुमानित लागत लगभग 40 लाख रुपए इस मार्केट में। ये बताते हैं कि इस कैप्सूल को आप प्रिस्क्राइब्ड जो एक लाइसेंस प्रैक्टिशनर होते हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये अवैध रूप से एक अनंत नाम के व्यक्ति के घर में गांधीनगर कॉलोनी में हमें स्टॉक करके मिले हैं। तो इस पूरे गैंग के तहत आज हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से ये सभी कैप्सूल बरामद हुए हैं। इस पूरे प्रकरण के संबंध में 79/26 थाना खालापार पर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इन 6 के 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और आगे भी इसमें जो पूरी चेन है, जिसका बैकवर्ड लिंकेज जहां तक भी होगा, जितने भी इसमें वांछित होंगे सभी को गिरफ्तार कर सभी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई थाना खालापार पुलिस सुनिश्चित करे। ये कैप्सूल जो है वो जो प्रिस्क्रिप्शन पे जब डॉक्टर लिखते हैं तो नॉर्मल जो ट्रॉमा होता है, नॉर्मल जो आपका जो शरीर में दर्द होता है, एनाल्जेसिक के रूप में ये इस्तेमाल होते हैं, उसके लिए होता है, पेन रिलीविंग के लिए। बट जो युवा होते हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के और भी जो इस तरह के अवैध जो धंधों में लिप्त होते हैं, वो युवाओं को इसको नशे की तरफ भी धकेलते हैं इस कैप्सूल के माध्यम से। तो इसलिए तो जो ये पूरी रिकवरी है, ये आज थाना खालापार पुलिस द्वारा की गई। मुजफ्फरनगर के अलमासपुर चौक स्थित जीवन दाता हॉस्पिटल में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब बिल्डिंग मालिक ने किराया विवाद को लेकर अस्पताल पर ताला लगा दिया। किराए की बिल्डिंग में संचालित हो रहे इस अस्पताल को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद मौके पर काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग मालिक ने अस्पताल संचालकों पर लंबे समय से किराया न देने का आरोप लगाया है। इसी विवाद के चलते मालिक पक्ष ने अस्पताल को बंद कर ताला जड़ दिया। वहीं बिल्डिंग मालिक की ओर से अस्पताल की आड़ में अनैतिक गतिविधियां चलने और एक्सपायरी दवाइयों के इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। मामले की सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टर को बाहर निकलवाया और दोनों पक्षों से बातचीत की। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों की भीड़ जमा हो गई और मामला चर्चा का विषय बन गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ युवा प्रदेश उपाध्यक्ष अमन बंसल भी लोगों की शिकायतों के बाद मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यदि मरीजों की जान से खिलवाड़ हुआ है तो मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। फिलहाल मामला मंडी थाने पहुँच गया है, जहां पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो हॉस्पिटल है भाई जीवन दाता अलमासपुर से अभी कुछ दिन पहले जो सीज हुआ था, और डॉक्टर दूसरे के उस पे ही वो चला रहा, और इसके बहुत सारे एक्सपायरी डेट 2/2025 ये लगाई जा रही मरीजों के। CMO साहब ने ऐसा खोल दिया
अभी सीएमओ साहब ने जब इसे सीज करा था तो बताया था बहुत सारे इसके पास कागज नहीं है, लेकिन 3-4 दिन में से खोलते तो इसके पास कागज बन गए। और जिसकी जमीन पे वो है वे बेचारे से खल्ली करने के लिए कह रहे, उनका सब वो खत्म भी हो गया, लेकिन वो खल्ली करने को देने को तैयार नहीं है। भीम आर्मी की बार-बार धमकी दे चंद्रशेखर आजाद की। अब मैं तो ये नहीं सोचता कि चंद्रशेखर आजाद साहब ने अपनी पार्टी इसलिए बनाएगा कि वे यहाँ कब्जे करवाएंगे लोगों पे। एक बार 26 नवंबर में भी मेरा यही मुद्दा था जब मैंने पुतला फूका था। जैसे भी आपको भी एक्सपायरी डेट मिली है, तो भी इसमें भी किसी अधिकारी से बात हुई आपसे? बहुत सारे आदमियों की वो है मरीजों की, नुको जी कुछ नहीं होता, नुको जी मुझे तो दवाई लगती नहीं किसी की, तो मन ना आगे देखिए एक का तो भी एलर्जी होगी जिसकी दवाई से, उसे भी लाकर खड़ा कर दूँ है। अब देख लो एक्सपायरी डेट तुम्हारे सामने आ जाओ और चेक करेंगे और चेक करेंगे। जब ये एक्सपायरी तो चल रहा माल, ये एक्सपायरी चल रहा सब माल। और सीएमओ साहब ने चेकिंग करी, सीएमओ साहब यहाँ कोई चेकिंग के लिए नहीं था। एक्सपायरी डेट 5/5/2025, एक्सपायरी डेट 2/5/2025 की एक्सपायरी डेट। लो देखो दवाई। और बैठने के बाद कर रहा हूँ भीम आर्मी से हूँ, आ जाओ। डीएमआरपी का फोटो भी लग रहा है ऑफिस में, और पुलिस वालों को मैं कह रहा हूँ चौकी में जाकर बात करूंगा। अभी मैं तुम्हारी किससे बात भी करूंगा, उसका डॉक्टर का फोटो इसके भी देखो। इस पर एक्सपायरी डेट ही नहीं है, यो कभी भी पी सके आदमी। यो 1999 में भी बनी होगी ना, तो यो हमारे है, ठीक है। ये ऐसी ऐसी दवाई ला के डॉक्टर भ्रमित कर रहे लोगों को। दवाई खुद देख लो तुम कितनी एक्सपायर दिखा दी, लेकिन मुझे तो यो नहीं पता लग रहा, नहीं मुझे तो यो नहीं पता लग रहा, ये अगर कोई मरीज मर गया बेचारा, पीड़ित व्यक्ति वैसे ही बीमार होता है, कोई मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ये तो कह देगा नुको हाँ जी कोई बात नहीं, नुको जी मैं देखता हूँ जो करता हूँ 25। इसे भी देख लियो, बहुत सारे ऐसे वो हैं यहाँ पे जो 2025 के हैं, और जिसकी ज़मीन पे है उसका एग्रीमेंट खत्म होने के बाद में वो नहीं करता। एक बार सीएमओ साहब ने सीज कर दिया, खोल दिया। मैं अब सीएमओ साहब से पूछना चाह रहा कि जब सीज कर था उसकी दवाई अभी देखी थी क्या? नहीं देखी, क्योंकि मरीज से कोई लेना देना नहीं है किसी को भी। इसका लाइसेंस जब्त होना चाहिए सीएमओ साहब, इसका लाइसेंस जब्त कराओ और ज़मीन को आज ही खल्ली होगी, है ना, आज ही खल्ली करवाओ, और उसके बाद कार्रवाई इस पर सख्त से सख्त करो, जेल भेजने का काम करो, अगर बीमारी कभी है तो करने का काम करो, ठीक है ना। और पुलिस प्रशासन पे भी दबाव बना हुआ है ना। अभी जा रहे हो तो ऑफिस में आ जाओ। अभी जी एक पत्रकार को डॉक्टर ने धमकी दी है, कहने का कार्ड दिखाओ, क्या मामला था? हाँ, ये तो धमकी दे रहे भैया, इनका तो लट्ठा चल रहा चंद्रशेखर के नाम पे, ये लट बजा रहे। चंद्रशेखर तो बैठा बेचारा, वो लग रहा फोटो। मुजफ्फरनगर के मखियाली ब्लॉक क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं ने रुके हुए मानदेय और विभिन्न योजनाओं के भुगतान को लेकर नाराजगी जताई है। आशाओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र सौंपकर जल्द भुगतान कराने की मांग की है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिछले करीब 18 महीनों से कई योजनाओं का भुगतान लंबित है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पत्र में बताया गया कि दिसंबर 2024 से टीबीआई का भुगतान नहीं मिला है, जबकि दिसंबर 2025 के पोलियो अभियान, सितंबर 2025 से नसबंदी कार्य और अन्य सर्वे का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया। इसके अलावा पिछले महीने से जननी सुरक्षा योजना यानी JSY का भुगतान भी रुका हुआ है। आशाओं ने आरोप लगाया कि स्टेशनरी समेत कई जरूरी सामान उन्हें अपने खर्चे से खरीदने पड़ते हैं, लेकिन भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि पिछले 2 महीनों से उन्हें केवल आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 10 तारीख तक उनका भुगतान नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर धरना देंगी। उन्होंने कहा कि जिले के अन्य क्षेत्रों में भुगतान हो चुका है, लेकिन मखियाली क्षेत्र की आशाओं का मानदेय अब तक लंबित है। पत्र पर बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान कर भुगतान जारी करने की मांग की है। ममता नाम है, इसलिए है जी हमारा 3 महीने से पेमेंट नहीं आ रहा, और जी 18 महीने से हमारा टीबीआई का पैसा रुका हुआ, और जी हमारा ये सब काम छोड़ के हमारा जो पैसा रुका हुआ हमारा सैलरी बांध दी जाए 18,000 की कम से कम, क्योंकि हमारा कोई टाइम नहीं। अब 2,000 रुपये बस जी, कुछ भी नहीं होता, मजबूरी में कर रहे जी। आशा बहन है, कम पढ़ी लिखी है, 8वीं क्लास रखी गई थी, इसलिए मजबूरी में कर रही। सीएम साहब ने बोला कि किसी
ज्यादा ही एजेंट आशाओं को किसी को है तो में से कोई भी एक आके ले लीजिए पैसे, यानी कि तो और आशा हमारी बहनें कहाँ जाएंगी जो हमारे 3 महीने से मानदेय रुका हुआ, तो हम कहाँ जाएंगे। और उन्होंने ये बोला कि हम बात करेंगे सीएमओ साहब से, जी ये बोले। गुजरात के पवित्र सोमनाथ धाम में आज आस्था, अध्यात्म और सांस्कृतिक गौरव का भव्य संगम देखने को मिला। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की। अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरा सोमनाथ मंदिर परिसर भव्य सजावट से जगमगा उठा। मंदिर को रंग बिरंगे फूलों, आकर्षक रोशनी और पारंपरिक सजावट से सजाया गया था, जिससे पूरा वातावरण शिवमय हो गया। देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं और संतों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भव्य बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर पहली बार सोमनाथ मंदिर के शिखर का जलाभिषेक किया। इसके लिए देश के 11 पवित्र तीर्थों का जल एक विशाल कलश में एकत्र किया गया था। लगभग 90 मीटर लंबी क्रेन की मदद से इस कलश को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया गया, जहां वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि विधान के बीच जलाभिषेक संपन्न हुआ। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी मंदिर परिसर में आयोजित कुंभाभिषेक समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरान धार्मिक परंपराओं के अनुसार ध्वजारोहण किया गया और पूरा परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। सोमनाथ धाम में आयोजित यह अमृत महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक विरासत का भव्य प्रतीक बनकर सामने आया। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी आज एक भव्य आध्यात्मिक आयोजन की साक्षी बनने जा रही है। काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित सोमनाथ संकल्प महोत्सव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस विशेष आयोजन को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक तैयारियां की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में विधि विधान से दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद वह विश्वनाथ धाम स्थित त्रयंबकेश्वर बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित सोमनाथ संकल्प महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संकल्प का वाचन करेंगे, जबकि वहां मौजूद श्रद्धालु और अतिथि सामूहिक रूप से उसका अनुच्चारण करेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के प्राचीन गौरी शंकर मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा, मंत्री कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधि विधान के साथ भगवान शिव का पूजन कर दिल्ली और देशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। पूजा के दौरान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे, जिन्होंने हर हर महादेव के जयघोष के साथ धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मंदिर को आकर्षक फूलों और रोशनी से सजाया गया था। श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। इस अवसर पर डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा और मंत्री कपिल मिश्रा ने भी भगवान शिव की आराधना की और सनातन संस्कृति तथा धार्मिक परंपराओं के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करते हैं और समाज को एकता का संदेश देते हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर शिवभक्ति में डूबा नजर आया। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला और लोग बड़ी संख्या में पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के कोलकाता स्थित चिनार पार्क आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनके आवास के बाहर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। आवास के आसपास बैरिकेडिंग की गई है और आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा हर गतिविधि की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के आवास के बाहर स्थानीय पुलिस के साथ विशेष सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इलाके की मॉनिटरिंग कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं, जिसके चलते प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। देखिए, देश के लिए कौन से दल, कौन से नेता संकट है, ये बात देश बखूबी जानता है। इसीलिए देश ने 2014 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। इसीलिए उत्तर प्रदेश ने 2017 में समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। तो प्रदेश और देश के संकट को तो जनता ने टाल दिया, लेकिन लगातार समाज के विकास का विरोध करना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी द्वारा ये साफ जाहिर करता है कि उन्हें राष्ट्र के निर्माण से, राष्ट्र की उन्नति से कहीं कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये देश हित के लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देश हित सर्वोपरि रखा है और हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हमारे देश के विकास के लिए होना चाहिए, देश की उन्नति के लिए होना चाहिए, देश की समृद्धि के लिए होना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है और निश्चित तौर पे जो उनकी अपील है वो अपील बहुत गहरी है। अगर उस अपील के मर्म को समझेंगे, उस अपील की गहराई को समझेंगे तो जानेंगे कि हमारे देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल अगर हम अपने देश के विकास के लिए सकारात्मक तरीके से करेंगे तो हमारा देश निश्चित तौर पे जल्द से जल्द विकसित बनेगा। तो हम एक तरफ प्रधानमंत्री जी है जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा जैसे दल है जो देश के विकास में बाधा पैदा करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे जी जहर घोलने वाली बातें करते हैं, बेबुनियाद बातें होती हैं उनकी, और वो MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक़ से कह रहे हैं कि ये आतंकवादी संगठन है। सरासर गलत है। असदुद्दीन ओवैसी हों या उनके बाप सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी हों, ये सब लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, देश से मोहब्बत करने वाले, देश से प्रेम करने वाले लोग हैं। और MIM भी देश विरोधी संगठन नहीं है, देश के लिए काम करता है। और इस तरह का इल्ज़ाम लगाना ओवैसी साहब पर या MIM पर सरासर गलत है और झूठा इल्ज़ाम है। उनको देखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत की फ़ौजों ने पाकिस्तान के धूल छिटा दिए थे तो फिर उसके बाद में क्या हुआ। उसके बाद में खुद भारत सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को आतंकवाद के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने के लिए विदेश भेजा था और विदेश में जाकर के उन्होंने भारत सरकार की नुमाइंदगी की।